बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कराची स्टॉक मार्केट की। कराची स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। हर्ट इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स की नफसाती हद को अबूर करता हुआ 46,000 पॉइंट्स की नफसाती हद पर ट्रेड हुआ। सरमायाकारों की जानिब से दिलचस्पी देखी गई बैंकिंग स्टॉक्स में और ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स में। और देखें, आज जो तेजी हुई है कराची स्टॉक मार्केट में, इसकी वजह है कल इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखना। 22% पर मुस्तहकम रखा गया इंटरेस्ट रेट को। इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आज हमने कराची स्टॉक मार्केट में देखा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हुआ और बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, आईटी सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। ओवरऑल हम अगर बॉन्ड रेंज एक्टिविटी की बात करें तो हर्ट इंडेक्स की बॉन्ड रेंज एक्टिविटी 45,700 के लेवल से 46,000 के लेवल पर आज रिकॉर्ड की गई। हर्ट इंडेक्स की पोजीशन बेहतर रही। 141 पॉइंट्स के साथ मार्केट का अख्ताम हुआ। ओवरऑल 174 मिलियन का आज कारोबार हुआ। देखें, जैसे जैसे रुपए की कदर बेहतर हो रही है और इंटरबैंक और रुपए मार्केट में डॉलर की कदर गिर रही है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि कराची स्टॉक मार्केट में आ रहा है। और जैसे जैसे सट्टा माफिया के खिलाफ, मैनिपुलेटर्स और स्पेकुलेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, इसकी वजह से भी एतमाद बहाल हो रहा है ब्रोकर्स का, इन्वेस्टर्स का और दीगर इंडस्ट्रियलिस्ट का। और ये चूंकि बहुत पहले क्रैकडाउन हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। ये तमाम मुस्बत असरात कराची स्टॉक मार्केट पर मुरतब हो रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर इसी तरीके से क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहा और इसमें पॉज नहीं आया तो इसके मजीद पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कराची स्टॉक मार्केट पर मुरतब होंगे। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हमें कुछ चैलेंजेस का भी सामना है, जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा। ये कॉर्पोरेट सेक्टर को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हिट करेगा और इसी की वजह से ये खदशा जाहिर किए जा रहे हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है कराची स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान। लेकिन कराची स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान देखा गया। दूसरी जानिब अब करेंसी मार्केट की बात की जाएगी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में बदस्तूर डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 297 रुपये 96 पैसे से कम होकर 296 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हुआ और ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 298 रुपये से गिरकर 297 रुपये पर आ गया। एक वक्त था कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क तकरीबन 8% तक पहुंच गया था और गुज़िश्ता हुकूमत ने लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए IMF को ये यकीन दहानी कराई थी कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में जो डॉलर की कीमत का फ़र्क है ये 1.25% से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन चूंकि स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स बहुत ज़्यादा डॉलर की कीमत में सट्टा चला रहे थे, स्टॉकिंग कर रहे थे, होल्डिंग कर रहे थे, इसी की वजह से हम देख रहे थे कि मुसलसल इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क बढ़ रहा था और ग्रे मार्केट को तकवीत मिल रही थी। बहरहाल क्रैकडाउन का सिलसिला हुआ सट्टा माफिया के खिलाफ डॉलर की और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि आज डॉलर खरीदने वाला कोई नहीं बल्कि बेचने वालों की लड़ाई लगी हुई है और इसी की वजह से इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 307 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह से गिरकर इस वक्त 296 रुपये 50 पैसे की सतह पर आ गई है और ओपन मार्केट में डॉलर 333 रुपये की बुलंद तरीन सतह से गिरकर इस वक्त 298 और 297 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है और फिर ग्रे मार्केट को हिट लगी है और इसी की वजह से हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में करेंसी मार्केट में रुपए की कदर मजीद बेहतर होगी। इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे PIA की कारकर्दगी की। PIA का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। ज़बू हाली की जानिब गामज़न है। हमारी कौमी एयरलाइन को इस वक्त कोई पूछने वाला नहीं है। फ़ंड्स ना होने की वजह से मुलाजमीन को तनख्वाहें अभी तक जारी नहीं की गई हैं और इसी की वजह से मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रखना PIA इंतज़ामिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हम देख रहे हैं कि 2 से 3 रोज़ कबल भी तकरीबन 15 परवाज़ें मनसूख हुई थी। लोकल ऑपरेशनल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है PIA का और आज भी हमने देखा है कि 4 परवाज़ें मनसूख हुई हैं और जो परवाज़ उड़ान भरने के लिए जाती है उसको रीशेड्यूल कर दिया जाता है, यानी सुबह की परवाज़ को शाम में और शाम की परवाज़ को रात में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और आइंदा आने वाले दिनों में PIA का क्या होगा कोई फैसला नहीं हो पा रहा। कोई कह रहा है कि PIA को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, कोई कह रहा है कि PIA की असर नौ तंजीम साजी की जाए, इस इदारे को अपने पाँवों पर खड़ा करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। निगरान हुकूमत ने नचकारी कमीशन तक तो ये बात पहुंचा दी है कि PIA को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए क्योंकि PIA की पोजीशन इस वक्त इंतहाई ख़राब है क्योंकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में PIA ने FBR को भी रकम जमा नहीं कराई थी, जिसकी वजह से FBR ने PIA के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे। लेकिन बहरहाल ये अदायगी की यकीन दहानी कराई गई
ओपेक कौमी एयरलाइन के अकाउंट्स बहाल किए गए ताकि मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जा सकें, लेकिन फंड्स ना होने की सूरत में मुलाजमीन को तनख्वाहें भी अदा नहीं की जा रही। अगस्त के महीने में सिविल एविएशन अथॉरिटी से पैसे लेकर PIA ने मुलाजमीन को तनख्वाह अदा की थी। इस बार नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से सिलसिला जारी है राब्तों का कि उनको कर्ज की सूरत में अगर पैसे मिल जाते हैं तो वो मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करें। स्टेट बैंक को भी वजारत खजाना ने कहा है कि वो PIA की माली मदद करे, लेकिन PIA का मुस्तकबिल क्या होगा इसका फैसला अभी नहीं हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन मज़ीद डिस्टर्ब होगा। ये भी कहा जा रहा था कि आज 15 सितंबर को PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर फौरी तौर पे जंगी बुनियादों पर PIA के लिए माली मदद का ऐलान नहीं किया गया, माली पैकेज का ऐलान नहीं किया गया, तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हो सकता है। इसके अलावा आज मैं प्रोग्राम में बात करूँगा करंट अकाउंट खसारे की। तो अगस्त 2023 में करंट अकाउंट खसारे में तकरीबन 80% कमी हुई है। जुलाई 2023 के करंट अकाउंट खसारी की अगर मैं बात करूं तो 77 करोड़ 50 लाख डॉलर का करंट अकाउंट खसारा रिकॉर्ड किया गया था और इसके अंदर हमने वाज़े कमी देखी और अगस्त के अंदर ये करंट अकाउंट खसारा 16 करोड़ डॉलर पर आ गया है। बड़ी अच्छी बात है कि हमारा करंट अकाउंट खसारा कम हुआ, लेकिन चूंकि करंट अकाउंट खसारा हमारा गुज़िश्ता 2 माह कबल सरप्लस था लेकिन हमने स्लाइटली इंपोर्ट खोली जिसकी वजह से रुपए पर प्रेशर आया और हमारा करंट अकाउंट खसारा बढ़ गया। लेकिन इसमें वाज़े कमी आई है, 77 करोड़ डॉलर से कम होकर इस वक्त 16 करोड़ डॉलर पे हमारा करंट अकाउंट खसारा खड़ा हुआ है। और अगस्त 2023 में हमारी एक्सपोर्ट्स जुलाई के मुकाबले में बढ़ी हैं। एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो जुलाई के अंदर हमारी 2 करोड़ 12 लाख डॉलर थी, जो अगस्त 2023 में 2 करोड़ 42 लाख डॉलर पर आ गई और एक माह में हमारी एक्सपोर्ट में 14% का इजाफा हुआ। लेकिन उधर ही अगर मैं बात करूँ इंपोर्ट्स की तो इंपोर्ट्स में तकरीबन 2% का हमारे इजाफा हुआ है माहाना बुनियादों पर और जुलाई 2023 में हमारी इंपोर्ट 4 करोड़ 20 लाख थी और अगस्त 2023 में हमारी इंपोर्ट 4 करोड़ 29 लाख डॉलर रही। तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट हमारी कम है, इंपोर्ट हमारी ज़्यादा है, इस हवाले से हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है, लेकिन फिर इसको हमें कवर करना होता है रेमिटेंसेस से और हमारी रेमिटेंसेस गुज़िश्ता माह के मुकाबले में अगस्त में यानी जुलाई के मुकाबले में अगस्त में हमारी रेमिटेंसेस स्लाइटली इम्प्रूव हुई हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें सहारा मिला है, मुआशी अशारिय हमारे थोड़े बेहतर हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी रेमिटेंसेस बैंकिंग चैनल के थ्रू आती रहेंगी, हमारे रिजर्व्स बेहतर होते रहेंगे, हमारा ट्रेड साइकिल बेहतर होता रहेगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट सरप्लस की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपने रिजर्व्स की तो मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी देखी गई, 14 करोड़ डॉलर की बैरूनी अदायगी की गई, जिसकी वजह से स्टेट बैंक के ज़खायर 14 करोड़ डॉलर से कम होकर 7 अरब 63 करोड़ डॉलर रह गए हैं। और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर, जाहिर सी बात है कमर्शियल बैंकों के ज़खायर इस वक्त बढ़ रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट 22% पर है और लोगों का ये गुमान है कि इस वक्त कोई भी कारोबार नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है मुल्क के अंदर चैलेंजेस तो बहुत है ना, मौची चैलेंजेस भी हैं, फिर तवानाई के चैलेंजेस हैं। तो इन्वेस्टर ये कोशिश करता है, लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना पैसा बैंकों में रखें ताकि उनको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिल सके और इसी की वजह से कमर्शियल बैंकों के ज़खायर बढ़ रहे हैं और बैंकों के ज़खायर 5 अरब 34 करोड़ डॉलर से बढ़कर 5 अरब 44 करोड़ डॉलर हो गए हैं। अच्छी बात है कि कमर्शियल बैंकों के डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आज प्रोग्राम में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि UBL बैंक के बाद मीज़ान बैंक ने भी एक्सचेंज कंपनी बनाने का ऐलान कर दिया और इस हवाले से मीज़ान बैंक ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखा है और ये बड़ी खुशहाल बात है कि एक्सचेंज कंपनीज़ के मैदान में बैंक्स आ रहे हैं। UBL बैंक ने कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखा था और उसमें ये कहा था कि अब हम गैर मुल्की करेंसी की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए एक्सचेंज कंपनी बनाएंगे और आज हमने देखा है कि मीज़ान बैंक ने भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिख दिया है और इस ख़त में उन्होंने बता दिया कि स्टेट बैंक ने उनके लाइसेंस को अप्रूव कर दिया है कि वो भी एक्सचेंज कंपनी के तौर पर लोगों को खिदमत फराम करेंगे। इसके अलावा आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे IT एक्सपोर्ट की। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट अब तक 5 बिलियन डॉलर तक चले जाना चाहिए था, लेकिन 5 बिलियन डॉलर हमारी IT एक्सपोर्ट क्यों नहीं पहुँच पाई? हम इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों हैं? क्या वजूहात हैं कि IT एक्सपोर्ट की तरक्की सुस्त रवि का शिकार है और क्या क्या चैलेंजेस हैं? इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि हमारे मुल्क में जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया, एकदम से डॉलर की कीमत बढ़ गई थी, फिर अमन अमान की ख़राब सूरत हाल भी है। इसके अलावा फिर पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से रजिस्ट करते हैं, उसकी वजह से IT एक्सपोर्ट हिट होती है और फिर तालीम का फुकदान है जिसकी वजह से पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट तरक्की नहीं कर पा रही और जिस तरक्की से
हमको आगे बढ़ना चाहिए था, जितनी तेज़ी से हमको आगे बढ़ना चाहिए था आईटी एक्सपोर्ट को लेकर, उसमें रुकावटें आई हैं। तो इन रुकावटों को कैसे दूर किया जाएगा और आइंदा आने वाले मुस्तक़बिल में आईटी एक्सपोर्ट के क्या फिगर्स होंगे, 10 अरब डॉलर की बातें हो रही हैं, उस तक हम कैसे पहुँचेंगे, ये तमाम पॉइंट्स पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा आखिर में मैं आपको ये बताऊँगा कि ऑटो सेक्टर की ज़बोहाली, ऑटो सेक्टर तबाही के दाने पर है और पाकिस्तान के एसएमईज़ हों या ऑटो सेक्टर हो, उनको शदीद चैलेंजेस का सामना है। मैं ये अगर कहूँ कि ऑटो सेक्टर मुसलसल अताप का शिकार है और जो फिगर्स आने चाहिए ऑटो सेक्टर के वो नहीं आ रहे, तो गलत नहीं होगा। जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट रेट 22% पर है, पेट्रोल की कीमत, उसके बाद एलसीज़ के मसाइल जो कि तू हैं, आज भी एलसीज़ को क्लियर कराने में शदीद दुश्वारियों का सामना है इंपोर्टर को, तो उसकी वजह से ऑटो सेक्टर को हिट लगी है। लेकिन 3% इंक्रीज़ हुआ है ऑटो सेक्टर। गाड़ियों की फ़रोख्त अगर मैं बात करूँ तो 3% बेहतर हुई है एक महीने में, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ सालाना बुनियादों पर तो उस पर बड़ी कमी देखने में आई है। कोरोना के बाद से लेकर अब तक, कोरोना में ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा नीचे आया था, लेकिन अगर मैं बात करूं ये मौशी मसाइल जो 2 साल से पाकिस्तान को दरपेश है, इसमें ऑटो सेक्टर ने कोरोना के फिगर्स को भी पीछे छोड़ दिया, यानी ऑटो सेक्टर और एसएमईज़ के फिगर्स ख़तरनाक हद तक गिर गए। इस हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात होगी और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान का आईटी फ्यूचर क्या होगा? क्या हम आईटी एक्सपोर्ट के फिगर्स को बेहतर कर सकेंगे? क्या हम आइंदा आने वाले चंद सालों में आईटी एक्सपोर्ट को 15 बिलियन डॉलर्स तक ले जा सकेंगे? क्या हमारी पॉलिसीज़ इतनी मुतासिर कुन हैं कि हम आईटी एक्सपोर्ट की शरह में मुसलसल इजाफा कर पाएंगे? इन तमाम पॉइंट्स पर हम गुफ्तगू करेंगे और इसी हवाले से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है साकिब अहमद ने, सैप की जानिब से कंट्री हेड हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक के। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। साकिब साहब, आईटी एक्सपोर्ट की तरक्की हमारे मुल्क में सुस्त रवि का शिकार है। अब तक तो हमें 5 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं क्रॉस कर पाए। क्या वजूहत समझते हैं इसकी? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर आईटी एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी वजह स्किल डेवलपमेंट है। हमारे पास बहुत से बड़ा यूथ मौजूद है और हम हर जगह पर ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर इतने ज़्यादा तादाद में यंग जवान मौजूद हैं और शायद बहुत से लोगों के पास डिग्रीज भी मौजूद हैं, लेकिन बेसिकली स्किल डेवलपमेंट की कमी है। और वो स्किल डेवलपमेंट की कमी सिर्फ तभी पूरी हो सकती है और हम आईटी एक्सपोर्ट्स को सिर्फ तभी आगे कर सकते हैं जब इन जवानों को मार्केट में आकर मौका दिया जाए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम करने का और उनका एक्सपीरियंस हासिल हो। ये वो बेसिक वजूहत हैं जिसकी बुनियाद पर हम अभी तक उस जगह पर नहीं पहुंच सके। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि हमारे नौजवान के अंदर ये स्किल डेवलपमेंट, अगर उसको ये मौका गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाए, मुख्तलिफ जगहों पर उनको प्लेस किया जाए, मुख्तलिफ जगह पर उनको स्किल के डिफरेंट कोर्सेज करवाए जाए जिनके साथ उनमें वो स्पेसिफिकली आईटी स्किल्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स की, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की आ सके और वो एक्सपीरियंस हल कर सके प्रोजेक्ट का, तो डेफिनेटली ये जर्नी हम बहुत तेजी से पार कर सकते हैं। मगर साकिब साहब, हम लोग अगर बात करें अपने हमसाय ममालिक की, तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाए जाते हैं, उनकी एजुकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। हम लोग आईटी डिप्लोमा कराते हैं और फिर हम कैसे मुकाबला करेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर मार्केट में बैठा हुआ होगा और एक आईटी डिप्लोमा होल्डर या आईटी शॉर्ट कोर्स करके बैठा हुआ होगा, तो आप समझते हैं कि हम आईटी के फ्यूचर को पाकिस्तान में खुशहाल कर पाएंगे, उसको बेहतर कर पाएंगे? क्योंकि तालीम और सिलेबस का जो लेवल है उस पर बड़ा फ़र्क है। देखिए जी, पाकिस्तान के लोगों की स्किल्स की या ओवरऑल अगर हम उनके आईक्यू लेवल की बात करें तो वो इस जवान में बहुत अच्छी तरह मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया का ये जो जर्नी है जिसको हम आईटी की सक्सेस स्टोरी एक मानते हैं, उसकी ये जर्नी भी गुज़िश्ता 30-40 सालों से मुसलसल चलती चली है, जिसमें मुख्तलिफ स्टेप्स लिए उन लोगों ने और हमें भी आहिस्ता आहिस्ता उन स्टेप्स लेते जाने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारी तरफ। तो अगर हम ये बात करें तो सबसे पहले ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमें नौजवानों को तैयार करने की जरूरत है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाने की जरूरत है, उनको वो एक्सपीरियंस ला के देने की जरूरत है और वक्त के साथ साथ फिर उनको पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह इंडिया के अंदर भी अगर आप गौर करें तो अपने पूरे आईटी एक्सपर्ट्स को पूरी दुनिया में फैलाया है, हमें इनको डिफरेंट कंपनीज में उस एक्सपीरियंस लेकर फैलाने की जरूरत है। तो अगर आप मुझसे ये कहें कि हम इंडिया के मुकाबले में ये जर्नी हमारी जारी है, लेकिन इसमें भी बहुत से स्टेप्स लेना जरूरी है। जो इंडिया ने वो स्टेप्स आज से 20 से 25 साल पहले लेना शुरू कर दिए थे। अच्छा, ये बताएं कि आज भी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर 70% पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके साथ रहते हुए हम किस तरीके से अपनी आईटी इंडस्ट्री को बेहतर कर सकेंगे? देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये आ गई, जनरली सब जगह पर आती जा रही है और ये सॉफ्टवेयर्स भी अब वक्त के साथ बहुत ज्यादा
अपग्रेड होते जा रहे हैं, जिसमें इन पायरेटेड सॉफ्टवेयर को किसी भी कंप्यूटर पर यूज करना मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। तो अब जनरली स्पीकिंग हम मुख्तलिफ कंपनियों की अगर बात करें, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की भी बात करें या किसी और कंपनी की भी बात करें जिनके सॉफ्टवेयर बहुत रेगुलर हम हर पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर भी यूज कर रहे होते हैं, तो उन सब के अंदर लाइसेंसिंग का वो मॉडल अब बहुत ज्यादा सख्त हो चुका हुआ है। तो मैं आपकी ये बात जरूर मांगता हूं कि इस पायरेटेड सॉफ्टवेयर को कम होने की जरूरत है और वक्त के साथ इस चीज से हमें निकलने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ मैं यही कहूंगा कि जब लाइसेंस सॉफ्टवेयर आएंगे और लोग उनके ऊपर अपनी आईटी की स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो यकीन करें मैं ये मानता हूं कि इस नौजवान के पास बहुत से मौके आएंगे इस, और पाकिस्तान के पास आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के इस तरीके से हम बहुत आगे तक ले जा सकेंगे। अच्छा, आप नहीं समझते कि स्टेट बैंक को और एफबीआर को अपनी पॉलिसी नरम करनी चाहिए ताकि आईटी एक्सपोर्ट मजीद बढ़े? देखिए जी, ये सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स में नहीं, अगर आप गौर करें तो तमाम इंडस्ट्रीज की एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट ये है टू बी ऑनेस्ट स्टेट बैंक से कि जनरली वो ओवरऑल इन रिमिटेंसेस को अलाउ करना शुरू करे, ताकि जनरली स्पीकिंग ना सिर्फ इंपोर्ट्स में इजाफा होना शुरू हो बल्कि उसके साथ साथ हम बहुत सी आईटी एक्सपोर्ट्स भी बाहर की तरफ कर सकें। तो इसमें तो कोई शक नहीं, और हमारी भी हमेशा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट रहती है कि स्टेट बैंक से भी ये रिक्वेस्ट रहती है कि रिमिटेंस के इस प्रोसेस को मजीद जरा बेहतर से बेहतर करें। मैं ये मानता हूं कि अभी रिसेंट टाइम में ये कुछ बेहतर स्टेप्स हुए हैं जिसके जरिए रिमिटेंसेस होना शुरू हुई हैं, लेकिन वक्त के साथ हमें मजीद बेहतर करने की जरूरत है ताकि हम इन आईटी एक्सपोर्ट्स को बाहर ले जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ये हेल्प होगी हमारे जवान के लिए भी और इस इकोसिस्टम के लिए जिसके जरिए आईटी एक्सपोर्ट्स को मजीद आगे बढ़ाया जा सकेगा। साकिब साहब, ये बताएं कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बेस हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान को 5G पे चले जाना चाहिए था, अभी तक पाकिस्तान 5G पे नहीं गया है। आप क्या समझते हैं कि इस साल या आइंदा साल तक मुमकिन है कि हम 5G टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकेंगे? देखिए, हर हर मुल्क के एक ओवरऑल ग्रोथ के या उसके पोटेंशियल डिफरेंट अंदाज में होते हैं, ये सब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। सिर्फ ये कह देना कि जी क्योंकि अमेरिका में 5G आ गया या चाइना में 5G आ गया तो और पाकिस्तान में भी नहीं आया है तो हम पीछे रह गए हैं, तो मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंट स्टेप है, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेप्स के हवाले से हम भी 5G की एक जर्नी की तरफ चल रहे हैं, लेकिन 5G की तरफ जाने के लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। बहुत ज्यादा बड़ी कंपनियों को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इसके लिए सबसे पहले हमें वो साजगार माहौल बनाना पड़ेगा ताकि ये जब कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करने आए तो उनको ये इल्म हो कि यहाँ पर वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके खातिर खा उनको बेनिफिट्स भी मौजूद होंगे। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे लगता है कि हम अगले 1-2 साल तक 5G की जर्नी के ऊपर होंगे, और टू बी ऑनेस्ट हम उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमें ग्रोथ के पैरामीटर पर जाना है, अगर हमने अपनी एक्सेस इंटरनेट घर घर पहुंचानी है और दूर दराज इलाकों में पहुंचानी है, हमें अपने यूथ को वो एक्सेस एंड टू एंड पहुंचानी है, तो उसके लिए 5G की कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, जो कि पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुल्कों में फैलती चली जा रही है। अच्छा साकिब साहब, जैसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हर बिजनेस का बड़ा है और अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल है, और फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मौक़ों पर सेलुलर कंपनीज़ का नेटवर्क भी बंद कर दिया जाता है, तो आप नहीं समझते कि इससे हमारे आईटी सेक्टर को नुकसान पहुंचता है और फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा इमेज जाता है वो नेगेटिव जाता है, जिसकी वजह से फ़ॉरेन कंपनीज आने से कतराती हैं? देखिए, इनके ये इम्पैक्ट्स होते जरूर हैं, लेकिन हर मुल्क की, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक का एक सर्टेन एनवायरनमेंट मौजूद है। आपने मेरे इंट्रो में बताया कि मैं इराक का भी एमडी और मेरा रिसेंट में इराक में विजिट हुआ, तो वहां पर भी जब एक ऐसा मौका आया तो सेलुलर नेटवर्क्स बंद कर दिए गए, जिससे मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उन तमाम कंट्रीज में थोड़े से डिफिकल्ट हाल मौजूद है, वहां पर ये एक रेगुलर प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाँ, इससे मैसेजिंग दुनिया को बहुत डिफरेंट जाती है। उसकी वजह यह है कि हम अब 24 आवर्स कनेक्ट होते हैं लोगों के साथ, डे और नाइट के टाइम पे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। यूएसए के लोग, बहुत सी सर्विसेज हम पाकिस्तान से प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और इन आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ये डिफरेंट डेटा सेंटर्स, ये डिफरेंट कॉल सेंटर्स जो यहाँ से चल रहे होते हैं, जब उनकी कनेक्टिविटी रुकती है तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है कि यार यहाँ पर स्टेबिलिटी मौजूद नहीं है। तो डेफिनेटली जब हमें इन एंगल्स को एक इक्विलिब्रियम लाने की जरूरत है, एक ओवरऑल इसको ध्यान से बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि दुनिया में पाकिस्तान की मैसेजिंग बेहतर से बेहतर हो सके। हमारा सबसे बड़ा जो इशू है वो हमारी इमेजिंग इन द ओवरऑल इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड है। हम अभी तक उस बीबीसी और सीएनएन के नैरेटिव के मुताबिक एक चल रहे होते हैं और हमारी अच्छी बातें आगे दुनिया तक नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे अच्छे नैरेटिव्स आपके थ्रू और आपके प्रोग्राम या डिफरेंट चैनल्स के थ्रू पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए, ताकि पता लग सके कि दुनिया में बहुत सी अच्छी चीजें पाकिस्तान की तरफ से बाहर जा रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जंगी बुनियादों पर कौन कौन से इकदाम करने होंगे निगरान हुकूमत को? देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको अपना इकोसिस्टम बेहतर करना होगा। आपको पाकिस्तान से रेमिटेंस के तरीके स्टेट बैंक के साथ मिलकर बहुत तेजी से आगे बढ़ाने होंगे। आपको ओवरऑल हमारा जो एंटरप्रेन्योर है
उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देने की ज़रूरत मौजूद है। मिसाल के तौर पर उसको टैक्स की या डिफरेंट चीज़ों की मुख्तलिफ आपको छूट देने की ज़रूरत होगी ताकि वो तेज़ी के साथ ओवरऑल बाहर के प्रोजेक्ट्स को लेकर को मैनेज कर सके। तीसरी और इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करने की ज़रूरत है, आपको अपनी इमेजिंग को, जिसकी मैंने बात की कि आपने पूरी दुनिया के अंदर अपनी इमेजिंग को बेहतर बनाकर ओवरऑल पाकिस्तान के ब्रांड को सामने लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है लेकिन उस टैलेंट के पास इतनी ऑप्शंस बाहर नहीं आती बाहर की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम अपनी इमेजिंग को ये दुरुस्त कर पाएंगे तो उससे बहुत से लोग पाकिस्तान को एज अ मार्केट ऑलरेडी देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस डिस्ट्रप्शन के डर से कि यार यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट दिया या शुरू किया तो कोई पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन ना हो जाए या कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन ना हो जाए, इस खौफ की वजह से वो प्रोजेक्ट्स और वो एक्सपोर्ट्स की यहाँ पर पाकिस्तान में बढ़ नहीं पाती। अगर हम उस इमेजिंग और ब्रांडिंग को बेहतर कर लेंगे तो यकीन करेंगे हम इस एक्सपोर्ट को बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ा पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज किए। पाकिस्तान में अगर आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, आईटी सेक्टर को तरक्की की राह पर गामजन करना है, तो यकीनन हमें अपने स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बेहतर करना होगा ताकि हमारे मुल्क की आईटी एक्सपोर्ट की शरह में इजाफा हो और हम दुनिया के मुकाबले में अपनी एक पोजीशन वाजे कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट एक वाहिद सनत है जो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। और पहले एक्सपोर्ट नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे टेक्सटाइल आता, दूसरे नंबर पे राइस और तीसरे नंबर पे आईटी थी। लेकिन अब आईटी ने राइस इंडस्ट्री को बीट करके सेकंड पोजीशन हासिल कर ली है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आईटी एक्सपोर्ट तरक्की कर रही है, हमारी एक्सपोर्ट का लेवल भी बढ़ रहा है और हुकूमत को चाहिए और हुकूमत कर भी रही है कि आईटी एक्सपोर्ट की तरक्की के हवाले से जितने वो इकदाम उठा रही है तो उससे यकीनन आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में आईटी एक्सपोर्ट की शरह में इजाफा होगा और हम $5 बिलियन जो हमारा एक हदफ है उसको यकीनन हम अचीव कर पाएंगे। यहाँ वक्त हुए ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ऑटो सेक्टर को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर मैं ये कहूँ कि कोरोना के बाद से अब ऑटो सेक्टर ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो गलत नहीं होगा। इसी हवाले से इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक सदर हैं पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और ऑटो एक्सपर्ट मशहूद अली खान ने। मशहूद अली खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आज ऑटो सेक्टर कहाँ खड़ा है और कोरोना के मुकाबले में क्या ऑटो सेक्टर की जो फिगर्स हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब हैं? सबसे पहले तो देखिए, जो कोविड-19 था वो वर्ल्ड वाइड था, उसमें पाकिस्तान को भी चैलेंजेस फेस करने पड़े। मगर हमने ये देखा कि कोविड के पीरियड में भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का डिक्लाइन, उस ज़माने में 200,000 कार्स बना रहे थे और रिड्यूस होके वो 96 और 95,000 पे आई थी। इसी तरह मोटरसाइकिल था, ट्रैक्टर था, बसेस थी। ये जो साल है 2023 जनवरी से दिसंबर अगर हम देख रहे हैं तो इसमें जो प्रेडिक्शन की जा रही है, जो अब तक 8 मंथ्स हमारे गुजर गए हैं और जो रिमेनिंग 4 मंथ्स है, इसमें कार का वॉल्यूम कोई पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। इसमें बामुश्किल हम 67 और 65,000 के करीब पहुंचेंगे। ये वो वॉल्यूम है जो कोविड के पीरियड में भी नहीं था, उससे बेहतर था 95, 97, तो उससे भी रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह आपकी अगर हम मोटरसाइकिल इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं कि वो 1.5 थी तो शायद हम 1 मिलियन की तरफ पहुंचेंगे। तो ये वॉल्यूम जो गिरना है उसका जो बेसिक प्रॉब्लम्स था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वो अगर आप देखें तो आपकी एलसी थी, आपकी इंटरेस्ट रेट था, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इंक्रीज़ होना था, प्राइसेस इंक्रीज़ होना, ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी ये इंडस्ट्री को अगर देखें तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई है। लेकिन 3% इंक्रीज़ हुआ है स्लाइटली। अगर मैं गुज़िश्ता माह उठाऊँ गाड़ियों के फिगर्स फ़रोख्त के, तो आप नहीं समझते कि पॉजिटिव एक थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट आया है ऑटो सेक्टर में? नहीं, डेफिनेटली आप इसको कह सकते हैं पॉजिटिव, मगर आप शायद रिकॉल करें जुलाई 2022 में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार हो चुकी थी। मुख्तलिफ OEMs ने अपने प्लांट जुलाई 2022 से बंद करना शुरू कर दिए थे, कोई 10 दिन के लिए, कोई 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि उनकी जो LCs थी वो रिस्ट्रिक्शंस थी और उसकी बेसिस पे उनका रॉ मटेरियल या उनके कंपोनेंट्स नहीं आ रहे थे। तो उस 2022 जुलाई से या अगस्त से आप अगर अगस्त 2023 को मुवाजना कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि बेहतर है। मगर ये पीक नहीं थी इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का जो पीक था वो 2018 था, 2022 था, 2008 था। ये वो साल थे जो कि पीक थी जिसमें हमने देखा कि इस इंडस्ट्री को 200,000 को क्रॉस करते हुए देखा है। तो ये वो वॉल्यूम था जो पीक
से अगर आप मुवाजना करें तो आप इस वक्त 25-30% पे कार इंडस्ट्री का वॉल्यूम होगा, इसी तरह ट्रैक्टर इंडस्ट्री का है, बसेस का है, ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर ने कोविड के ज़माने में देखें ना 56,000 के करीब प्रोडक्शंस की थी, और इस वक्त जो प्रोडक्शंस की जा रही हैं लामाइला जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, मगर उस पर भी नज़र आता है कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक आप 36-37,000 पे आएंगे। तो ये कोविड से भी बिलो वॉल्यूम है आपका। अच्छा देखिए, ऑटो सेक्टर है तो वैल्यू एडिड ना। अब ऑटो सेक्टर से मुंसलिक जो दीगर छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इस वक्त प्रॉब्लम में हैं, जैसे स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग आप ले लें, स्पेयर पार्ट्स हम जो एक्सपोर्टर्स हैं, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त कहाँ खड़ा है स्पेयर पार्ट्स बनाने वाला मैन्युफैक्चर, और क्या एक्सपोर्ट हमारी बेहतर हो रही है स्पेयर पार्ट्स के हवाले से? क्योंकि ऑटो सेक्टर तो जबू वाली की जानिब गामजान है, लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गए हैं या अभी भी कुछ कसर बाकी है, सर्वाइव कर जाएंगे? बहुत मुश्किल सवाल है हमजा भाई। इस वक्त जो एक तो है ना ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर, वो ऑलरेडी चैलेंज में है, मगर उनके साथ साथ आप एसएमई सेक्टर को अगर देखते हैं तो एसएमई सेक्टर के ज़रा चैलेंजेस डिफरेंट हैं जी। वो इंटरप्रेन्योर्स एज ए प्रोप्राइटरशिप्स में होती है और बड़ी डिफरेंट उसकी स्टोरी है। इस वक्त वो बड़े मुश्किलात का शिकार हैं। उसकी वजूहात ये है कि हम अगर लोगों से मिलते हैं और देखते हैं तो कई लोग पिछले 17-18 महीने से जो क्राइसिस में हैं वो अपने एसेट्स को सेल आउट कर रहे हैं। उसके दो बुनियादी वजह है। एक तो ये कि ये एसएमईज़ ने अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ली हुई थी तो आज आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया जिसकी वजह से वो पे बैक नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ आपकी सेल गिर गई है, डिक्लाइन हो गई। थोड़ा बहुत स्लाइटली सा फर्क तो आया, कम तो हुआ है काइबोर रेट। आई थिंक जो कमर्शियल रेट चल रहा है अब 24% अभी भी है, तो ये आपको पे बैक करना है ना। अब आपकी सेल नहीं है तो ये एक तो ये सिनेरियो कि वो एसएमईज जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे तो वो उनके लिए मुश्किलात है कि सर्वाइव। अब सर्वाइवल ये कि अगले 6 महीने आपके बहुत अच्छे हो, तो हमें दिसंबर तक तो पोजीशन नज़र नहीं आ रही। अल्लाह करे कि 2024 आपके लिए अच्छा हो तो कम बैक करेंगे, वरना अदरवाइज कई ऐसे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस यूनिट्स हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, वो शायद शटडाउन की तरफ चले जाएं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएँ वॉल्यूम के गिरने की वजह से। जैसे मैंने कहा कि कोविड के वॉल्यूम से भी आप नीचे आ गए हैं, इस वॉल्यूम में सर्वाइवल ज़रा मुश्किल हो जाती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी आसमान पर चले गई। आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, आपकी फ्यूल कॉस्ट है, आपकी दूसरी कॉस्ट जो है वो इस वक्त इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोगों को अपनी कंपनीज़ को या इंडस्ट्रीज़ को या फैक्ट्रीज़ को बचाना ज़रा मुश्किल है। अच्छा मशहूर साहब, कभी मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनेगी क्या? हम ने माजी में देखा था कि कुछ लोगों ने कोशिशें तो की लेकिन उनको ब्यूरोक्रेसी ने चांस नहीं दिया और वो तारीख में कहीं खो गए। लेकिन मुस्तकबिल में आप क्या समझते हैं कि मेड इन पाकिस्तान कार बनेगी? क्या हम ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर होता हुआ देख सकेंगे? पोटेंशियल तो है क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट 240 मिलियंस की है, आपकी अपनी डोमेस्टिक मार्केट अच्छी मार्केट है, और जो आजकल के सिनेरियो है उसमें इंडस्ट्रीज़ को अगर आप देखें तो इंडस्ट्री इनपुट डिपेंडेंट थी। अगर आप जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जो गवर्नमेंट ने चीज़ें की हैं, इसका अगर एडवांटेज लेना चाहें तो डेफिनेटली विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पोटेंशियल है, अभी भी आप ये पोटेंशियल मौजूद है, हम तो गाड़ी बना सकते हैं। क्यों नहीं? देखें ना, पाकिस्तान में जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं जो इनसे मुंसलिक है वो डिफरेंट पार्ट्स बना भी रहे हैं और डिफरेंट पार्ट्स एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो सेल्फ मेड लोग हैं। तो अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती है तो डेफिनेटली कोई लोकल इंटरप्रेन्योर्स ये इनिशिएटिव ले सकता है। बट पास्ट बड़ा ख़तरनाक है, हमने देखा है 2 से 3 बड़े जो इंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था वो सक्सेस स्टोरी नहीं है, तो फिर भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाए वो। देखें ना, जो आपने अपनी जिक्र किया है, खलील रहमान साहब थे जिन्होंने एक पिकअप बनाई थी, और वो एक मिडिल क्लास के थे और उनको जो चैलेंजेस आए थे वो चैलेंजेस गवर्नमेंट ने उस वक्त उनको सपोर्ट नहीं की। किस सन की बात बता रहे हैं? ये मेरे ख्याल से 90s था, अर्ली 90s के ज़माने में, और वो पीरियड ऐसा था अगर आप कर लेते तो आपको 30 ईयर्स में आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट भी बन जाती और शायद आज आप एक्सपोर्ट भी करते। इसी तरह जो सेकेंड वो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर थे, पाकिस्तान के बहुत बड़े पार्ट्स मैन्युफैक्चरर जिन्होंने इनिशिएटिव लिया वो फिरोज़ खान साहब थे। उन्होंने एनईडी को इन्वॉल्व करके डिज़ाइन किया, एनईडी के इंजीनियर्स को इन्वॉल्व करके वो डिज़ाइन करके वो प्रोडक्ट बनाई आदम मोटर के नाम से। अगेन वो उनको सपोर्ट नहीं की। ये जो प्रोडक्ट होती है नेशनल प्रोडक्ट होती है। इस नेशनल प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी है कि एज ए नेशन तमाम लोग, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम गवर्नमेंट के अदारे इसमें सपोर्ट करें तो वो आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकती है। यानी हुकूमत ने सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया जिसकी वजह से हम मेड इन पाकिस्तान कार नहीं बना सके।
अब बात ये है कि जो ऑटो पार्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, आप क्या समझते हैं कि क्या उसकी शरह में इजाफा हुआ है या उसकी शरह में भी बतदरीज कमी देखने में आ रही है? नहीं देखें, 17 मंथ्स जो अभी आपके पास्ट गुजरे हैं ना, इसमें मैं समझता हूं कि एंटरप्रेन्योर्स ने ऑटो पार्ट्स के स्पेशली उन्होंने डाइवर्सिफाई की तरफ फोकस किया, और जिन लोगों ने डाइवर्सिफाई किया उनके पास मार्केट क्या थी, क्योंकि वो जो उनका बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग सेक्टर से, तो इंजीनियरिंग में उनके पास नॉलेज भी है, एक्सपर्टीज़ भी है। तो ये एक तो ये था कि पाकिस्तान की ही मार्केट में डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि आप ऑटो पार्ट्स के थे, आप प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में चले जाएँ, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के पार्ट्स बनाने शुरू कर दें, या आप अलायंस इंडस्ट्रीज है उनके पार्ट्स बना लें, या फिर आपके पास चौथा जो एरिया था वो एक्सपोर्ट था। तो कुछ लोगों ने डाइवर्सिफाई किया और एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए लीड्स लेना शुरू किया। कितना रेवेन्यू हम हासिल कर लेते हैं एक्सपोर्ट से? देखिए, हमारा जो इस सेक्टर का ऑटोमोटिव का देखते हैं तो इसमें वॉल्यूम इन सच इतना नहीं है जितना भी आपने बात की थी। डिफरेंट टॉप 3 जो सेक्टर हैं, टेक्सटाइल है, राइस है और फिर आईटी है, मगर पोटेंशियल मौजूद है। इसका पोटेंशियल इस तरह से मौजूद है, मैं एग्जांपल दे देता हूं। पाकिस्तान इस वक्त प्लास्टिक के रेजिन जो इंपोर्ट कर रहा है वो 3 to 4 बिलियन US$ है। अगर हम ये पाकिस्तान को में डेवलप करते हैं और इसकी एक्सपोर्ट करते हैं तो वर्ल्ड की मार्केट 300 बिलियन US$ की है। तो पोटेंशियल बहुत है कि आप अगर ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनाएं। इसका एक और चीज़ कहूँगी कि इस वक्त जो पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई, पाबंदियां लगाई LCs पे, इंपोर्ट पे, इसका अगर पॉजिटिव साइन देखूं तो पॉजिटिव ये है कि आप वो पार्ट्स पाकिस्तान में बनाना शुरू करें। अगर वो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनाते हैं तो आप पाकिस्तान की मार्केट जो कि 240 मिलियन है, और प्लस आप जाहिर है साल 2 साल में आप जरा सा पॉलिश हो जाएंगे तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मगर इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक तरफ ये देखना होगा कि अपनी इकोनॉमी को रिवाइवल करने के लिए वो किस तरह से एसएमईज को सपोर्ट करेगा। एसएमईज को सपोर्ट करने के लिए जो उसको एरिया है वो ये कि थोड़ी फाइनेंसिंग आपको करनी है, फाइनेंशियल सपोर्ट करनी है, कुछ आपको इंसेंटिव देने पड़ेंगे। वो इंसेंटिव इसलिए देने होंगे कि आपने इंपोर्ट बैन की है तो पाकिस्तान में पोटेंशियल है, वो डाइवर्सिफाई करें, अपनी प्रोडक्ट डेवलप करें और वो प्रोडक्ट पाकिस्तान की मार्केट से आप एक्सपोर्ट करें। तो यहाँ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। देखिए, अमूमन एक गुमान है कि एसएमईज जो हैं वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के लिए काम करते हैं। अब गुज़िश्ता हुकूमत ने जो फिगर्स हमें बताए तो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल तो माइनस में है, इस वक्त भी माइनस में है, -11 -12 पे। लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत ने एसएमईज के नंबर्स पॉजिटिव दिखाए, तो उन्होंने कहा कि एसएमईज की कारकर्दगी तो बड़ी मुतासर कौन है। लेकिन इस वक्त आप कह रहे हैं कि एसएमईज की को शदीद चैलेंजेस का सामना है, एसएमईज वो परफॉर्म नहीं कर रही जो करना चाहिए। तो गुज़िश्ता हुकूमत को गए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तो इतने ज़्यादा चैलेंजेस एकदम कैसे आ गए? सबसे मैंने कहा ना, सबसे पहला जो इशू एसएमईज को फेस करना पड़ रहा है वो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। उनकी इलेक्ट्रिसिटी है, उनके फ्यूल है, उनकी डिफरेंट चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में रॉ मटेरियल्स मिल भी रहा है, वो डॉलर की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है। तो एक तो वो चैलेंज वो फेस कर रहे हैं। दूसरा, वो डाइवर्सिफाई इतना नहीं कर पाए ऑटो सेक्टर से, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं 17 महीने में, तो वो डाइवर्सिफाई करेंगे तो ग्रोथ मिलेगी। मगर इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप ये सोचें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में या वर्ल्ड की इकोनॉमी में आपका एसएमई सेक्टर की रोल प्ले करता है। बिल्कुल। आप वो सिर्फ इकोनॉमी में बल्कि एम्प्लॉयमेंट में और प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करता है। हमें ये फोकस करना चाहिए कि एसएमईज को हम मरने ना दें। जो अभी खौफ है वो ये कि जब ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज डिक्लाइन पर चली गई है, इसमें आपके कई एंटरप्रेन्योर्स शट डाउन हो जाएंगे या बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले और उनको सपोर्ट करे। बैंकरप्सी की जानिब हैं आप? जाहिर है, देखें ना, जो जिन छोटे लोगों ने लोन लिया था वो प्रोजेक्शन थी उनकी कि ये वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मगर वॉल्यूम तो पिछले सालों में हमने देखा डिक्रीज। 2022 बहुत अच्छा गया मगर फिर स्टार्टअप का खराब हो गया। अच्छा, अब आखिर में ये बता दें कि थोड़ा सा डॉलर का रेट कंट्रोल हुआ है, डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी आ रही है, एलसीज के मसाइल भी हल हो रहे हैं, तो आप समझते हैं कि एसएमईज थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगी? वो एक अलग बात है कि बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इनके टैरिफ में इजाफा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिला है। देखें, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, सॉरी डॉलर रेट्स आपका कम हुआ है, इसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या आता है? एलसीज के मसाइल भी थोड़े बहुत तो कम हुए। एलसीज के भी मसाइल आपके खत्म हुए हैं या कम हुए हैं, मिनिमाइज हुए हैं, मगर मेरा ये कि डॉलर रेट अभी कम हुआ, क्या उसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ? बेसिक रो तो वो हम ये देखते हैं कि आने वाले कल में कितने जल्दी रिस्पॉन्स आता है। जितने जल्दी आप डॉलर जब बढ़ता है उसकी प्राइसेस भी नेक्स्ट 24 या 40 आवर्स 8 आवर्स में प्राइस इंक्रीज हो जाती है। क्या ये चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलेगी? यहाँ देखने को अगर मिलेगी तो डेफिनेटली पोटेंशियल मौजूद है एसएमईज को, मगर
आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एसएमईज़ को आप इंसेंटिव दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि यार आप एक अपनी जो गवर्नमेंट है अपने कॉस्ट को, अपनी चीज़ों को कट डाउन करे और एक बजट बनाए एसएमईज़ के लिए कि यार ये सर्वाइव करें। एसएमई एक छोटा सा 15 से 50 लोगों की फैमिलीज़ को सपोर्ट करता है। हमें ये सोचना चाहिए जिस क्राइसिस से भी हम गुजर रहे हैं, अगर ये हम मिस करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और आपके साथ साथ आपका एसएमई जो एंटरप्रेन्योर है वो भी ख़त्म होगा, तो बहुत पोजीशन हमारी ख़राब होगी। तो हमें सपोर्ट करनी चाहिए। उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, आप उनको क्या डेफर कर सकते हैं 1 साल के लिए जो आप एडिशनल कॉस्ट उनसे ले रहे हैं, ताकि वो कॉस्ट को कंट्रोल करके प्रोडक्ट को लॉन्च करके अपनी प्रोडक्ट बना सकें। हमें इस एरियाज़ में बड़ा संजीदगी के साथ ज़रूरत है सोचने की। बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया मसूद अली खान, आपने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि छोटी सनतों की तरक्की ही बड़ी सनतों की तरक्की का सबब बनती है। अगर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल को बेहतर करना है तो एसएमईज़ को फैसिलिटेट करना होगा, इंसेंटिव्स देने होंगे, क्योंकि किसी भी मुल्क की एसएमईज़ रीढ़ की हड्डी होती है, मुआशी शहरग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और पाकिस्तान का एसएमईज़ इस वक्त इंतहाई मुश्किलात से दो चार है। यकीनन निगरान हुकूमत की फहरिस्त में एसएमईज़ का भी नंबर होगा कि एसएमईज़ को फैसिलिटेट किया जाए ताकि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल नेगेटिव से पॉजिटिव हों। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।